प्राइम एट 4 में अब आपको दिखाने वाला हूं वो तमाम खबरें जो इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले उनमें भी खास खबरें ये आपके सामने प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे। कठुआ के चप्पे चप्पे पर जवान, एक भी नहीं बचेगा शैतान। सेना ने आतंकवादियों को कैसे घेरा, कठुआ की एक एक खबर आपके सामने होगी। बंगाल महिला की पिटाई पर सियासत आई, बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने क्या दी सफाई, ये भी आज आपके सामने होगा। और मॉस्को में पीएम मोदी का जलवा, विपक्ष का गला क्यों सूखा, इस खबर पर भी विस्तार से आगे जाएंगे। बाढ़ और सैलाब, बर्बादी बेहिसाब, देश भर से आई एक एक तस्वीर आज आपके सामने होगी। सतर्क रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। शुरुआत कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। सेना के काउंटर ऑपरेशन में पैरा कमांडोज भी शामिल हैं। कठुआ में आतंकियों के हमले में 5 जवानों के बलिदान के बाद इलाके में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। लोहाई मल्हार के बाद बदनोटा गांव में यह हमला हुआ। आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड से हमला बोला, जिसके बाद अंधाधुंध गोलियां भी बरसाई गईं। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 5 जख्मी हुए हैं, जिनका पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटनाएं दुखद हैं, घोर कष्टदायक हैं। हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आतंकवाद के समूल नाश के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्णतः वचनबद्ध है। एक भी ऐसे व्यक्ति को जो भारत के नागरिकों पर हमला कर रहा बख्शा नहीं जाएगा। ये दुखद घटना है और सरकार पूर्ण पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है और सरकार तत्काल कार्रवाई के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। उनकी जांच पड़ताल वो गिरफ्तारी के लिए सरकार पूरी तरह अपने काम में लगी हुई है कि उनकी तो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। देखिए, बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक इसका कड़ाई से जवाब देंगे। और कठुआ के बदनौर, बारिश, मुसीबत कैसे बेशुमार होती जा रही है वो देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ से तस्वीरें। भीषण लैंडस्लाइड, पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर टूटकर खाई में गिरे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास लैंडस्लाइड हुआ और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गिरकर सड़क को जाम कर रहे हैं। केवल इस बात की राहत थी कि उस वक्त यहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। पहाड़ से टूटकर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को आप ये देख रहे हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ रास्ता जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। और राजस्थान के जयपुर में बारिश का कहर देखने को मिला है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में पानी भरा है। एसएमएस अस्पताल में पानी भरने से मुसीबत हो गई है। अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में पानी भरा, मरीज और तीमारदारों को हो रही है परेशानी। अस्पताल के स्टाफ मेंबर्स को भी खासी परेशानी हो रही है। जरा देखिए किस तरीके से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पानी से लबरेज है। और पीलीभीत में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ की तस्वीरें मैं लगातार आपको प्राइम एट 4 में दिखा रहा हूं। आज क्या हुआ देखिए जरा। फीलखाना मोहल्ला पूरी तरह से जलमग्न है। कई फीट गहरे जल भराव में डूबे हुए हैं मकान, गाड़ियां। कहीं किसी के फंसे हुए परिवारों के रेस्क्यू में जुटी हुई है एनडीआरएफ की टीम। सबसे पहले सामने आई ये तस्वीरें, आप इसको गौर से देखिएगा। हर तरफ आपको पानी नजर आएगा। बाढ़ का पानी लोगों के घरों, दुकानों, गाड़ियों में दाखिल हो चुका है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर या तो जा चुके हैं या फिर मदद का इंतजार कर रहे हैं। इलाके में एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है जो नाव के सहारे फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश के बाद उफान पर शारदा नदी का सबसे ज्यादा कहर है। कालीनगर और पूरनपुर तहसील में यहां सबसे ज्यादा ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। शहर में बीते 32 घंटों से बिजली की सप्लाई भी ठप है। मध्य प्रदेश के खरगोन से ये तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के चलते खरगोन में उफान पर आ गए हैं नदी नाले। राहगीर और स्कूली बच्चे परेशान हैं। पानी भरने से खंडवा रतनपुर मार्ग प्रभावित है। यहां आप देख रहे हैं खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन में क्या स्थिति है वो पहले हमने आपको दिखाया। बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे, वहां पर क्या स्थिति है। उसके बाद हमने आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाई। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश और अब आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश खरगोन की ये तस्वीरें। और अब चलिए बिहार के वाल्मीकि नगर में बाढ़ से तबाही आई। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से ये खासी तबाही। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में
बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। यूं नदियों के, बड़ी नदियों के उफान में आने के बाद उनके गेट्स, उनके बांधों के गेट खोलना भी मजबूरी होती है, लेकिन गेट खोलते ही अगर वक्त से लोगों ने आसपास की उन जगहों को खाली नहीं किया जो डूब प्रभावित हैं, बाढ़ प्रभावित हैं, तो वहां खासा प्रकोप देखने को मिलता है। और ये बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। उडुपी के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला। बाढ़ के चलते उडुपी में कार बह गई। कार में 4 लोग सवार थे, सभी बचा लिए गए। स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया। कैसे बचाया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मुंबई में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश को देखते हुए बीएमसी ने एडवाइजरी जारी की है। बीएमसी ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। एडवाइजरी के बाद समंदर के किनारे कोस्ट गार्ड तैनात कर दिया गया है। और मुहर्रम को लेकर ममता बनर्जी का एक बड़ा ऐलान। जुलूस के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का आदेश दिया गया। मुहर्रम के दौरान स्थिति खराब नहीं होना चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा। मुहर्रम के दौरान अलग कॉरिडोर बनाने की बात कही ममता बनर्जी ने, और उसके पीछे तर्क उनका यह कि स्थितियां खराब नहीं होनी चाहिए, स्थितियों को सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से वो ऐसा कर रही हैं। যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে নজর রাখবেন। আমি তো ইতিমধ্যেই পুলিশকে অনেকবার বলেছি যে বাসের ব্যারিকেড করে দেবেন, যাতে ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে, ওদের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়, মানুষের কোনো অবস্ট্রাকশন না হয়। এটা খুব সেন্সিটিভ সাবজেক্ট, এটা দেখে নিতে হবে। मैं चाहता हूं कि कानून की व्याख्या जब हुई है कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा नियम हो, तो किसी भी सरकार को उसका उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लिहाजा राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि नियम और कानून सब धर्मों के लिए एक जैसे। और उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। मुहर्रम को लेकर विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश हैं। शासन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाएं और रूट का खास ख्याल रखा जाए। सभी अधिकारी सोशल मीडिया पर विशेष नजर बनाए रखें, यह भी निर्देश दिया गया है। जिस जगह यह घातक हमला हुआ, आतंकियों ने घात लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाया। किस तरह इस हमले को अंजाम दिया गया, ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट आपको समझाएगी। मैं इस समय बडनोटा के इलाके में हूं। ये खाली कारतूस और आप देख सकते हैं ये गोलियों के निशान इस गाड़ी पे। ये पूरी कहानी बयान करते हैं। ये कल 3 बजे आतंकवादी जो साथ के पहाड़ से नीचे आते हैं, उसके बाद ये घात लगाकर हमारे बहादुर जवानों पर हमला करते हैं। ये पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां रूटीन पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी जब ये हमला किया जाता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है। और सबसे पहले उनकी कोशिश यही रहती है कि ड्राइवर को मारा जाए, और जैसे ही ड्राइवर को गोली लगती है उसके बाद वो यहाँ पे आके लगातार फायरिंग करते हैं और जितनी ज्यादा कैजुअलिटी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनकाउंटर हुआ है हमारे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। ये खाली कारतूस पड़े हुए हैं और आतंकवादी उसके बाद यहाँ के पास के जंगलों में भाग गए हैं, और जिसके बाद से यहाँ पे लगातार जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वो पेट्रोलिंग गाड़ी है जो यहाँ से जा रही थी, गुजर रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं गोलियों के निशान। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये गोलियों के निशान इस गाड़ी को चीरते हुए, जो गोलियां हैं वो अंदर निकल गई हैं। आप देखिए चीरते हुए गोलियां किस तरीके से अंदर चली गई हैं। यहाँ पे पूरा सुराख कर दिया है। और आपको मैं और भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। देखिए, और कठुआ आतंकी हमले में 5 जवानों में जो उत्तराखंड के शहीद हैं, 2 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 रुद्रप्रयाग का जवान शहीद हुआ है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है, और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। कठुआ में शहीद शूरवीरों में नायब सूबेदार अनंत सिंह रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे, हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज सिंह नेगी पौड़ी के रहने वाले थे, जबकि राइफलमैन आदर्श सिंह नेगी और नायक विनोद सिंह टिहरी के रहने वाले थे। आप सभी देशवासियों की तरफ से बलिदान देने वाले इन वीर सपूतों को मैं प्रणाम करता हूं। इस हमले के चश्मदीदों से हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने बात की है। सुनिए कैसे आतंकियों ने सेना की गाड़ी को टारगेट बनाया।
आतंकवादी जो हैं जब हमले के बाद वो इस जंगल में जाकर छुप गए हैं। लगता है कि वहां पे कुछ गुफाएं हैं, नेचुरल केव्स हैं जिसके अंदर जाके वो सहारा ले लेते हैं और शेल्टर ले लेते हैं। और मैं अभी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से भी जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे रहते हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि उस समय ये कहाँ थे। ये बताएंगे आपकी उस समय आप कहाँ थे जब ये हमला हुआ? हाँ, तो मैं इधर ही था, घर पे ही था, सामने ये मेरा ये आपका घर है सामने? हाँ जी सर। तो इधर से उन्होंने ऊपर से किया था अटैक। तो ये जो आर्मी की गाड़ी थी ये आ रही थी और इधर से टिप्पर जा रहा था, तो इन्होंने पास दिया इन दूसरी गाड़ियों को और पैसेंजर बस भी आ रही थी। तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने भी आगे से फायरिंग की, पर वो ऊपर से कर रहे थे अटैक। तो ये इनके पहले से ही ग्रेनेड्स की वजह से ये इनके जवान जो थे वो घायल हो चुके थे। तो फिर भी इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से फुल के हम इनको मार गिराएं, पर ये हो नहीं पाया। और आर्मी ने इधर थोड़ा कम ही आई, क्योंकि इधर ज़्यादा जितने आनी चाहिए थे वो नहीं आ पाई मौके पे। तो उसकी वजह से शाम तक उसके बाद काफी दहशत का माहौल होगा। हाँ, शाम तो आप घबरा गए होंगे, आपका घर तो साथ में? हाँ, हम तो घर में शाम को 3 बजे ही बंद हो चुके थे, क्योंकि आर्मी वालों ने भी बोल दिया था कि बाहर कोई नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ का भी अब सबूत सामने आ रहा है। हमले में शामिल थे पाकिस्तान के 2 आतंकवादी गुट। दोनों गुट ने मिलकर सेना पर आतंकवादी हमला किया। कश्मीर टाइगर्स गुट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और ये जो है कश्मीर टाइगर्स, ये जैश-ए मोहम्मद का प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है, क्योंकि पहले जो आतंकवादी जिस नाम से ऑपरेट करते थे उनमें से कई प्रतिबंधित हो चुके हैं, लिहाजा नए नामों के साथ ये आतंकवादी अब ऑपरेट कर रहे हैं। और उन्हीं में से कश्मीर टाइगर्स जो जैश का प्रॉक्सी टेरर आउटफिट है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। 10 साल में तेज विकास से दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ताकत से काम करूंगा। सब कह रहे हैं भारत बदल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और ये एहसास भी अब दुनिया को हो रहा है। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है, और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य दिखाती है। चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। और अब आपको रूस से आई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। अपने संबोधन भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सांस्कृतिक समूह के सदस्यों से मुलाकात की। इस समूह में कई रूसी कलाकार शामिल थे। इस समूह के सदस्यों ने ही इंडियन कम्युनिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी का स्वागत किया था। सब लोग हिंदुस्तान आगे परफॉर्म भी किया वहाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। एक तरफ पीएम मोदी रूस में हैं, तो दूसरी तरफ उनकी इस यात्रा पर राजनीति भी तेज है। कांग्रेस इस बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रही। आप गए हैं सोवियत रूस, भगवान आपकी यात्रा को सफल करे। परंतु क्या यह शोभा देता है कि एक तरफ हमारे जवानों के शहादत को कंधा दिया जा रहा हो और उधर आप अपने स्वागत में व्यस्त हैं। जब सोवियत संघ था, आज तो रूस के तौर पर है। हमारे बेहतर और दोस्ताना संबंध रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हम अगुआ रहे हैं
तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूस जाना, वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा स्वागत करना, तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई देना और राष्ट्रीय हित के बारे में मंतव्य देना, यह तो देश के लिए आत्मगौरव का विषय है। के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू के बीच भिड़ंत दिखाई दी है। तेजस्वी यादव के हमले का जेडीयू ने पलटवार से जवाब दिया। बाढ़ में सब्जियों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है, जेडीयू ने कहा। तेजस्वी ने उठाया था सब्जियों के दामों के बढ़ते जाने का मुद्दा। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पे कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था, वो आज 45 किलो रुपए आलू मिल रहा है। सब्जी उत्पादन वैसे दौर में जब वर्षापात हो रहा हो तो स्वाभाविक है, अब बाढ़ की स्थिति भी है विभिन्न जगहों पर, दियारा के इलाके डूब गए हैं, तो सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आपको अंतर क्या पड़ता है इसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन हो, तो आप तो सब्जी उत्पादन करिए, गरीब लोगों को दान में दीजिए, आप पर क्या असर सब्जी के महंगाई का पड़ेगा। और रामपुर में आजम खान के रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हमसफर रिजॉर्ट के बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। आजम खान के परिवार का है यह हमसफर रिजॉर्ट। और कर्नाटक के बेंगलुरु में डेंगू का कहर दिखना शुरू हो गया है। रविवार को डेंगू के 80 केसेस सामने आए। कर्नाटक में डेंगू से अब तक 7 की मौत हो गई है और 7,000 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में है सरकार। डेंगू रोकने के अभियान में तेजी लाई गई है। जगह जगह किया जा रहा है छिड़काव। साफ सफाई पर बीएमटीसी का जोर दिखाई दे रहा है। और आगे ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलेगा 14 जुलाई को। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 14 जुलाई को खोला जाएगा। समिति ने रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंदिर के रत्न भंडार का मूल्यांकन आखिरी बार 1978 में इसका लेखा जोखा किया गया। तारीख को खोलने के लिए सरकार हमको अनुमति दे, क्योंकि सेक्शन 6 से रूल 6 के प्रावधान के अनुसार सरकार का अनुमति खोलने के लिए चाहिए और उसमें भी निष्पत्ति हो गया है। चाबी उस दिन हमारे पास आएगा, चाबी में खोलेगा नहीं खोलेगा जैसे भी हो उसको खोला जाएगा। उसी दिन ही हम सामान को शिफ्ट करेंगे। सामान शिफ्टिंग के लिए भी मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजन ले रहा है